नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हूं आपके सामने। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपने एक ट्वीट के जरिए राजनीति में बवाल और भूकंप लाने की कोशिश की है, और ये सारी कोशिश बिहार चुनाव में मिली उस सफलता के बाद है जहां पर एआईएमआईएम ने सीमांचल का एरिया है वहां पर 5 सीटें जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन किया, वोटों पर अपनी पकड़ बनाई, और उसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट से वार किया कि दरअसल हिंदुत्व कुछ नहीं है, सिर्फ एक झूठ है जो एक कम्युनिटी को आगे बढ़ाने पर यकीन रखता है। इस पर बात करेंगे। तमाम हमारे साथ खास मेहमान होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की ये कोशिश आखिर किस तरफ इशारा करती है, और तमाम जो दूसरे बयान है, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान जिन्होंने कहा कि कोरोना से खतरनाक आक्रामक राष्ट्रवाद है, ये बयान आखिर किस तरफ इशारा करते हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को दे दे। कॉमेडियन और प्रसिद्ध टीवी कलाकार भारती सिंह को एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने भारती को 4 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। भारती सिंह को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी के छापे में भारती के घर से गांजे की बरामदगी हुई थी, जो कि एक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ है। उसके बाद उन्हें और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए लाया गया था। अभिषेक मुंबई से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है एनसीबी में? बड़ी खबर तो हमें भी मिली और दर्शकों को भी हमने दी कि भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताओ कि भारती के बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के पीछे देखिए जो सबसे बड़ी जानकारी एनसीबी को मिली है राजीव, उसमें साफ है कि 1-2 ग्राम नहीं 86 ग्राम से अधिक की गांजा बरामद हुआ है। और यही सी बात है कि इतना अधिक गांजा बरामद होने का मतलब साफ है किस तरीके से भारती और उनके पति हर्ष जो है इस ड्रग के गोधंधे में कैसे लिप्त है। देखिए जानकारी जो लगातार एनसीबी के सामने इस बात से आई, कल 21 साल के इस ड्रग पीड़ित को जब गिरफ्तार किया एनसीबी ने, उसके पास से 40 ग्राम गांजा और कई सारे अलग जो ड्रग प्रतिबंधित है उससे बरामद किया गया। उसके बाद से ही एनसीबी को जानकारी मिली कि भारती और उनके पति इस गोरखधंधे में लिप्त हैं, और यही वजह है कि उनके प्रोडक्शन हाउस और घर पे छापेमारी की गई, जिसमें भारी संख्या में गांजा बरामद किया गया है। यह वही दफ्तर है मुंबई का जो एनसीबी, जो मुंबई का जोनल ऑफिस एनसीबी, जिसके तीसरे माले पर इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्सचेंज बिल्डिंग मुंबई के बलाटपुर इलाके में आता है, और इस जगह पर गिरफ्तारी के बाद भारती से और पूछताछ आगे की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि जो उनके पति हैं हर्ष को भी किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, कि उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। जानकारी हमें मिल रही है कि किस तरीके से उन्हें भी गिरफ्तार कभी भी एनसीबी कर सकती है। तो यानी साफ है कि लगातार एनसीबी का जो लगातार पूछताछ का सिलसिला, गिरफ्तार सिलसिला लगातार जारी है। अब तक आपको बता दूं एनसीबी ने 1-2 नहीं करीबन 24 लोग गिरफ्तार किया चुका है, यानी भारती को पकड़ के 24वीं गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 25वीं गिरफ्तारी अगर होगी तो हर्ष जो उनके पति हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी जिस तरीके से एनसीबी लगातार ड्रग वाले गोधंधे में जो लगातार जितने लोग लिप्त हैं उनकी लगातार जानकारियां जुटा रही है, जुटा ही नहीं रही है बल्कि गिरफ्तार कर रही है विद प्रूफ के साथ। यही दूसरा सवाल यह खड़ा होता है राजीव कि आखिरकार सीबीआई इस पूरे मामले पे क्यों चुप बैठी है। यानी जो सुशांत का मामले शुरुआत हुआ, सुशांत के मामले पर अब तक सीबीआई के कुछ बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वहीं ड्रग वाले मामले पर लगातार एनसीबी एक्शन में है, और हर दिन एक एनसीबी एक्शन में है और भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप बता रहे हैं कि हर्ष लिंबाचिया जो उनके पति हैं उनसे भी एक्सचेंज बिल्डिंग में पूछताछ चल रही है। हमारे दर्शक ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर भारती और हर्ष तक जीरो इन कैसे किया है एनसीबी ने, वो क्या पुख्ता सबूत मिले हैं और कहां से मिले जिसके बाद हर्ष और भारती को घेरे में लिया गया? देखिए पूरा वाकया बताऊं आपको राजीव, कल एक 21 साल के ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था एनसीबी ने, और उसके पास से बांद्रा और खारदांडा एरिया में गिरफ्तार किया गया था। और उसी इलाके में जब छापेमारी की गई थी तो वहां से भी 40 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। कई सारे अलग जो दवाएं प्रतिबंधित यानी जो ड्रग प्रतिबंधित है वो भी बरामद किए गए थे, और उसी से पूछताछ में भारती का और हर्ष का नाम सामने आया, और इसी बात से एनसीबी उनके दफ्तर पे और घर पर छापेमारी की, और वहां से 1-2 ग्राम नहीं 86
यानी 86.5 ग्राम यानी 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रतिबंधित ये जो ड्रग है यह किसी भी सूरत में कहीं पर भी नहीं हो सकता है, और इस तरीके से बरामद करने का मतलब साफ है। जब एनसीबी ने उनसे पूछताछ की तो दोनों ने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली, यानी उन्होंने कहा कि हां हम गांजा का सेवन करते हैं, और इसी आधार पर उन दोनों लोगों को पहले ही कह सकते हैं कि एनसीबी ने सुबह ही कह दिया था कि उन्हें हमने हिरासत में ले लिया, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ बल्कि 1-2 घंटे नहीं 4 घंटे पूछताछ चली। 4 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार एनसीबी को इस बात पर अब मुहर लगाना पड़ा कि हां इनकी भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है, और बल्कि प्रूफ भी मिल चुका है। इसलिए भारती को गिरफ्तार करने का ऐलान एनसीबी ने कर दिया। लेकिन उनके पति जो उनका भी भूमिका साफ साफ हो चुका है कि वह भी ड्रग का सेवन किया करते थे। अभी गिरफ्तारी का ऐलान उनके पति के लिए नहीं किया गया है, लेकिन किसी भी समय हम मान सकते हैं कि हर्ष जो है, जो कि भारती के पति हैं, उनकी भी गिरफ्तारी किसी भी वक्त किसी भी समय हर्ष लिम्बाचे की गिरफ्तारी हो सकती है। अभिषेक ये जो नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट 1985, 3 चीजें बहुत खास है: खरीदना, बेचना और इस्तेमाल करना। 86 ग्राम के करीब गांजा मिला है, बड़ी क्वांटिटी है, और इस्तेमाल करने की बात जैसा आपने बताया वो मानी है, और खरीदना वो भी सामने आता है कि अगर इस्तेमाल कर रहे थे तो कहीं से उसको प्रोक्योर कर रहे होंगे। क्या ये भी बात सामने आई है? मेरा सवाल है आपसे कि ये भी आगे लोगों को सप्लाई करते थे, बॉलीवुड में उस चेन का हिस्सा थे जहां पर इस तरह से नारकोटिक सब्सटेंस आगे सप्लाई होता था अभिषेक, और क्या वो बेचने के कैटेगरी में आता था? और बिल्कुल देखिए, इतने अधिक संख्या में जाहिर सी बात ड्रग पेडलर जो गिरफ्तार किया गया है एनसीबी द्वारा, उसी से समझ में आया कि सही कह रहे हैं आप कि यही एनसीबी लगातार जांच पड़ताल कर रही है कि इसका साफ संकेत जाता है कि यह लोग खुद तो सेवन करते ही थे, और बॉलीवुड में तमाम जगहों पर ड्रग की सप्लाई भी क्या करते थे, प्रोक्योरमेंट कर। जाहिर सी बात है कि यह कहीं न कहीं एक बड़ा इशारा करता है, और यही वजह है कि जब उनके पति यानी हर्ष की गिरफ्तारी होगी तो और तमाम खुलासे सामने होंगे। लेकिन एनसीबी ने साफ कर दिया कि आज रात भर इसी एनसीबी ऑफिस में पूछताछ होगी। कल चूंकि रविवार का दिन है तो जो हॉलिडे कोर्ट होगा उसमें उनको पेश किया जाएगा, पेश करने के बाद उनकी रिमांड ली जाएगी, तो आगे की और पूछताछ होगी। लेकिन एनसीबी ने अभी साफ कर दिया कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्वमेंट है। अब 2 लोग अभी तक ऑफिस में जो एनसीबी ने साफ साफ माना है कि 2 लोग एब्सकॉन्डिंग है यानी फरार हैं, उन लोगों की भी धरपकड़ कभी भी हो सकती है। यानी ये साफ है कि बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग का जंजाल फैला हुआ है, जिस ड्रग का जो तमाम लगातार बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, यह साफ है कि आने वाले दिनों में और बड़े नाम सामने आने वाले हैं, और उस नामों पर लगातार एनसीबी कर काम कर रही है। और यह जो मुंबई का एनसीबी का जोनल ऑफिस है, यह एक ऐसा केंद्र बना हुआ है जो लगातार हर दिन हम कह सकते हैं कि किसी न किसी को गिरफ्तार कर रहा है, किसी को लेकर पूछताछ कर रहा है। और अब तक आप समझ सकते हैं कि जो कि लोगों को हंसाने काम किया करती थी कॉमेडियन भारती, जो कि एक मशहूर कॉमेडियन के नाम से जानी जाती रही हैं, वह ड्रग का सेवन करती हैं। शायद उनके जो प्रशंसक होंगे, उनके जो शुभचिंतक होंगे, वह सुनकर जरूर चौंकेंगे। आखिरकार उनके बारे में लोग जो फैन इस तरीके से बनाए करते हैं, और वह भी ड्रग का सेवन करके इस तरीके से अगर लोगों को हंसाने काम करती है तो जरूर एक गंदा खेल, गंदा काम किया करती है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब आगे कोर्ट में कार्रवाई होगी, लेकिन यह साफ है कि आने वाले दिनों में तमाम और बड़े नामों का खुलासा होगा, इससे तय माना जा रहा है। जी अभिषेक 40 ग्राम ड्रग्स उस पेडलर से गिरफ्तारी के बाद मिली थी, यानी जो इसका धंधा करता था उसके पास 40 ग्राम मिलती है, और हर्ष लिम्बाचिया और भारती के पोजीशन से 86 ग्राम मिल जाती है। अब जो पूछताछ हुई है जिसके बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है, किस किस का और नाम लिया है, क्या कुछ सूत्रों से पता चल पाया है? क्योंकि 86 ग्राम एक बड़ी क्वांटिटी है जहां तक नारकोटिक सब्सटेंस की बात कही जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं 10 ग्राम, पिछली बार अगर हम साजिद नाडियावाला के जो पत्नी गिरफ्तार किया था एनसीबी ने, उनके पास से सिर्फ 10 ग्राम बरामद हुआ था, उसके बाद भी एनसीबी ने गिरफ्तार कर दिया था। यानी आप समझ सकते हैं 10 ग्राम भी गांजा रखना कह सकते हैं एक ड्रग जो नारकोटिक्स कंट्रोल जो एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, उसके तहत नहीं कोई रख सकता है। तो यह साफ है कि जिस तरीके से प्रतिबंधित जो ड्रग है वह किसी भी सूरत में भारत के किसी भी कोने में कोई भी इस तरीके से रखकर नहीं चला सकता है, और यही कारण है कि जिस तरीके से
यह लोग दंड का जो गंदा खेल किया करते हैं बॉलीवुड में, पूरी तरीके से यह जो लगातार इसको खंगालने का काम, लगातार इनको हर तरीके से काम आगे कर रहे हैं, काम लगातार एनसीबी कर रही है। और समीर वानखेड़े एक ऐसे अधिकारी हैं कि जो कि लगातार इस पूरे केस को ट्रैक करने में, क्रैक करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और लेकिन यह साफ है कि क्या कुछ इशारा मिल पाया है, क्या कुछ इशारा मिल पाया है कि और किस किस के नाम भारती ने लिए होंगे? क्या कुछ पता चल पाया है आपको अपने सूत्रों से एनसीबी के? बिल्कुल, देखिए राजीव, बिल्कुल हमारे पास तमाम वो लिस्ट है, नाम ही नहीं बल्कि बता दूं तमाम वो लिस्ट है जिनके लोगों की फेहरिस्त आखिरकार एनसीबी और आने वाले दिनों में बुलाने वाली है। और जरूर आज अगर आप आज की बात करें तो बिल्कुल भारती और जो हर्ष लिम्बाचे, इन लोगों ने कई सारे बड़े लोगों का नाम बिल्कुल लिया है कि उनसे कनेक्शन है, जुड़े हुए हैं। क्योंकि नाम हम अभी नहीं ले सकते क्योंकि कई सारे बहुत बड़े नाम हैं और उन नामों का खुलासा जब तक एनसीबी ऑफिशियली सामने नहीं लाती है, शायद हमें चूंकि जांच प्रक्रिया में शायद बाधा हो सकती है, कह सकते हैं उनके पास जो सबूत है उसको नष्ट कर सकते हैं। इसलिए जरूर हमारे पास जानकारी है कि बड़े बड़े नाम, बता दूं इतना जरूर हम कह सकते हैं कि कई सारे बड़े ए लिस्टर्स, चाहे वो फिल्म सितारों की बात करें, कॉमेडियन की बात करें या फिर अन्य फिल्म प्रोड्यूसर की बात करें, डायरेक्टर की बात करें, उनके नाम जरूर हैं और उन लोगों के संपर्क में ये लोग हुआ करते थे। और यही कारण है कि एनसीबी उन तमाम लोगों तक पहुंचने की लगातार फिराक में है और यही वजह है कि एक एक कर उन लोगों को पिक कर रही है, उन लोगों को उठा रही है जिनके पास से सबूत मिल रहे हैं और उस सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। जी, ये घर पर छापेमारी के बाद 86 ग्राम ड्रग्स गांजा जो कि नारकोटिक सब्सटेंस है वो बरामद किया एनसीबी ने। क्या इसके अलावा प्रोडक्शन हाउस, दूसरी और जगह जहां शूट्स होते थे इनके, और जगहों पर भी क्या एनसीबी की टीमें गई हैं? क्या ये माना जाए कि अभी और जगह इस कनेक्शन को लेकर, भारती सिंह कॉमेडियन के कनेक्शन को लेकर छापेमारी एनसीबी कर रही है? अभिषेक, बिल्कुल, देखिए जो एनसीबी की टीम, बता दूं आपको कि देखिए बिल्कुल जो प्रोडक्शन हाउस है भारती का, उनके पति का, वहां पर छापेमारी की गई। इसलिए एनसीबी ने साफ साफ कहा है कि इन दोनों जगहों पर, यानी जो उनके प्रोडक्शन हाउस है और उसके अलावा जो उनका घर है, इन दोनों जगहों छापेमारी करने के बाद यानी दोनों जगहों से ड्रग बरामद हुआ। आप समझिए कि इसका साफ संकेत जाता है कि अगर ऑफिस में कोई आता है तो वहां भी ड्रग मिलेगा उसको, और घर पे आता है घर पे भी ड्रग मिलेगा। तो यही वजह, दोनों का जो क्वांटिटी बताया गया है 86.5 ग्राम बताया गया है और यानी बहुत भारी संख्या में, यानी साफ संकेत जाता है जो प्रोक्योरमेंट की बात होती है, यानी उस तरीके से उनका आगे किसी को सप्लाई करना, वह कहीं न कहीं एक पूरे खेमे में पूरे लिप्त थे लोग। और हालांकि लगातार इस बता दूं आपको कि पूरे इस गोरख धंधे में तमाम अन्य और जगह है, बिल्कुल उस पर मामले पर एनसीबी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। एनसीबी की टीम एक दो नहीं, कई टीमें बनाई गई हैं समीर वानखेड़े के नेतृत्व में और वह सभी लोग तमाम जगहों पर छापेमारी लगातार और जगहों पर कर रहे हैं क्योंकि इन्हें गिरफ्तार करना था, क्योंकि एनसीबी को तमाम ऐसे सबूत मिल चुके थे। और ये सुबह बात समझ में आ गई थी जब समीर वानखेड़े ने साफ साफ कहा था कि हमने इन्हें हिरासत में ले लिया है, तभी समझ में आ गया था कि आज शाम तक ये बड़ी खबर आ जाएगी कि भारतीय गिरफ्तार एनसीबी कर लेगी और वही हुआ। और बहुत शुक्रिया अभिषेक शर्मा, ज्यादा जानकारी हम आपके पास आगे भी आएंगे। फिलहाल भारतीय गिरफ्तार हो चुकी है और हर्ष लिम्बाचिया, जैसा आप बता रहे थे, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देश का सवाल की एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर जहर उगला। हिंदुत्व को लेकर ओवैसी ने विवादास्पद ट्वीट किया और अपने ट्वीट में ओवैसी ने हिंदुत्व को झूठा करार दिया। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में 5 सीट जीत चुके ओवैसी की नजर क्या अब बंगाल चुनाव पर है? क्या वो बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोट पाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं? और भी कई सवाल इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर हिंदुत्व के बारे में क्या कहा। अपने ट्वीट में ओवैसी ने लिखा है कि हिंदुत्व इस झूठ पर बना है, हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक समुदाय के पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए और मुसलमानों को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में हमारी अधिक उपस्थिति हिंदुत्व संघ के खिलाफ चुनौती का काम करेगी। अगर अपनी मौजूदगी कायम कर पाए तो जश्न मनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट।
हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, बीजेपी के प्रवक्ता। ज्यादा जानकारी के लिए उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ विनोद बंसल साहब वीएचपी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। पवन सिन्हा साहब धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाजिक खान साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बादल देवनाथ जी टीएमसी के सपोर्टर हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं चाहूंगा कि हम हर एक से बात करें। एक एक मिनट का वक्त मैं सभी को दूंगा, इससे ज्यादा वक्त नहीं होगा, और उसके बाद हम ओपन टू ऑल डिस्कशन पर आ जाएंगे। मेरा सीधा सवाल आपसे ये कि बिहार चुनाव का अति उत्साह और बंगाल चुनाव की आहट, क्या यह बयानबाजी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए है या राजनीति में ओवैसी केवल वोटों की फसल काटने की सोच रहे हैं? अपने दिमाग में उन्होंने बस यही रखा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ओवैसी साहब ने ट्वीट किया है, तो उन्हें ध्यान में रहना चाहिए कि हिंदुत्व कोई भारतीय प्रजातंत्र के 1947 के बाद नहीं आया। हिंदुत्व हजारों सालों से है और ना वो सत्ता पे काबिज होने के लिए हिंदुइज्म आया है। तो पहले तो वो अपना इतिहास का और हिंदुत्व का ज्ञान बढ़ा लें तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि मैं पूरी स्पष्ट रूप से ये मानता हूं कि ओवैसी का राइज या मुस्लिम राजनीति का भारत में ध्रुवीकरण उभर के आना कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है। भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके पहले भी यही अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण भारत का विभाजन के कगार पे होके विभाजन हुआ था। फिर कांग्रेस ने उसी राजनीति को, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया, लेकिन मुसलमान समुदाय ने इतने 70 साल के अपने एक्सपीरियंस में देखा कि ये जो छोटी रीजनल पार्टी है और कांग्रेस, यह गाना बजाना तो मुस्लिम समुदाय के हित की करते हैं, लेकिन इन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ किया नहीं। तो जो एक्सप्लॉयटेशन की भावना मुस्लिम समुदाय में हुई, उसका परिणाम स्वरूप है कि थोड़ा बहुत हम इधर उधर मुस्लिम ओवैसी जैसी पार्टियों का उदय देखते हैं। यह कांग्रेस की और रीजनल पार्टीज की मुस्लिम तुष्टीकरण की एक्सप्लॉयटेशन, तुष्टीकरण का प्रयास और उसके असली में उनके लिए कुछ ना करने का उनके मुस्लिम समुदाय के अंदर एक एक्सप्लॉयटेशन की भावना का परिणाम है, जो कांग्रेस को समझना चाहिए। जी जी, सभी के पास आ रहा है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब ने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, रीजनल पार्टीज और राष्ट्रीय पार्टीज केवल तुष्टीकरण पर लगे रहे, लिहाजा इस तरह की पार्टियों का उदय होना और आगे बढ़ना स्वाभाविक था, और जब यह पार्टियां आगे बढ़ने लगी तो फिर इसी लाइन पर काम करना इनकी मजबूरी भी दिखाता है और उसके जरिए आगे बढ़ना उनका एक हल भी उनके पास है। हाजिक खान साहब मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हाजिक खान साहब, आप तमाम इतिहास को समझते हैं, जानते हैं भारत में किस तरीके से मुसलमानों के लिए क्या क्या बातें होती रहीं, किस तरीके से मुसलमानों के विकास के लिए काम हुए, लेकिन सवाल इस तरह की पार्टियां यही करती रहीं कि मुसलमानों के लिए वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। फिर भी ओवैसी का ट्वीट खास तौर पर तब जब एक चुनाव में उनकी पार्टी 7 सीटों पर लड़ती है और 5 सीटों पर जीतती है, और अगला चुनाव मुंह बाए खड़ा है और ठीक बगल का ही राज्य खड़ा हुआ है, क्या माना जाए कि यह बयानबाजी केवल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए है या इससे भी बढ़कर आप कुछ समझते हैं? देखिए, हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उसके संविधान में भारत एक ऐसा मुल्क बना था कि सेकुलर मुल्क, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग एक साथ रहे। इसलिए मुसलमानों ने हमेशा हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई समझा, और सारी पार्टियों में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, उसको वोट दिया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बयान दे रहे हैं, वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं और ये उनको अधिकार है कि वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। लेकिन हमारा ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, और ये भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को भड़काकर राजनीति करना चाहते हैं। हम इस देश के हिंदू और मुसलमानों से कहेंगे कि आप हिंदुस्तान के सेकुलर ढांचे को अगर तोड़ दिया तो ये देश टूट जाएगा।
बल्कि हम इस देश में हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहेंगे, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। और ऐसी पार्टियों को वोट देना चाहिए जो हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोगों को लेकर साथ चले। ठीक है हाजी खान साहब, किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए, ये वोटर ज्यादा बेहतर समझता है। लेकिन आपके 2-3 पॉइंट यहां पर खास थे। एक तो ये कि ये सेकुलर मुल्क बना आजादी के बाद से, जो यहां पर मेजॉरिटी है, जो माइनॉरिटी है, वो सब साथ में रहे। लेकिन आपका यहां पर यह कहना है कि अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश कर रहा है, खुद को बड़ा कर रहा है, उसका हक है। लेकिन यहां पर फायदा आपको बीजेपी का दिख रहा है। हालांकि कमेंट और इस तरह के वक्तव्य एआईएमआईएम की तरफ से ज्यादा आ रहे हैं। खैर आगे जब ओपन टू ऑल डिस्कशन में आएंगे तब बात करेंगे। मैं सीधे इस वक्त चल रहा हूं विनोद बंसल साहब के पास, वीएचपी स्पोक्स पर्सन है। विनोद बंसल साहब, क्यों सूझा एआईएमआईएम को इस मौके पर यह कहना कि हिंदुत्व एक झूठ है, जहां पर केवल जो बड़ी तादाद है मुसलमानों को दूर रख के उस बड़ी तादाद को ही राजनीतिक शक्ति बनाने की कोशिश की जाए? गवाह है कि 1947 से लेकर आज तक जहां जहां भी अब मुस्लिम आबादी बढ़ी है, वहां पर हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ है, क्या गैर मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव इस्लामिक जिहादियों ने किया है, किसी से छुपा नहीं है। वो कोई हिंदुत्व का एजेंडा नहीं था, एक बात। दूसरी बात यह है कि देश की आजादी के बाद में विभिन्न राज्यों में जहां हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, वहां से अनेक मुख्यमंत्री, अनेक मंत्री, अनेक सांसद, अनेक विधायक, हमारे इवन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष तक मुसलमान बने। लेकिन मुझे बता दीजिए कि क्या भारत का कोई एक राज्य जो कि हिंदू या हिंदू जहां पर आबादी नगण्य है, या यह कहो कि हिंदू जहां अल्पसंख्यक है, वहां कोई आज तक कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन पाया? जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक कोई हिम्मत नहीं कर पाया, कोई साहस नहीं कर पाया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर के मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना। क्यों नहीं बना? ये सोच जिहादी सोच हो सकती है, लेकिन हिंदू की ये सोच नहीं होती। और आप देखिए कि जिस व्यक्ति को 5-5 सीटें मिल गई बिहार में अनएक्सपेक्टेड, तो मुझे लगता है वो बौखला रहा है। अब वो सपने देखता है कि पूरा भारत का मैं स्वामी बन जाऊंगा, तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा। अब मुझे बताइए, देखिए बंगाल जैसे राज्य के अंदर जहां इस्लामिक गतिविधियां तेज गति के साथ कुछ दशकों में बढ़ी हैं, अब ममता बनर्जी को पटाने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि ममता बनर्जी के वोट में एक ऐसा पासा फेंका है उसने कि उनको न तो नेगेटिव बन रहा है, न बोलते हुए बन रहा है। अब उनके परीक्षा की घड़ी है कि ममता जी कैसे क्या रोहिंग्या मुसलमान जिहादी के साथ खड़ी हैं, क्या बंगाल के मूल नागरिकों के साथ खड़ी हैं, उनकी ममता किधर जाती है, इस बात का निर्णय करना है। और जहां ओवैसी का सवाल है, ओवैसी और उसके बंधुओं के बारे में दुनिया को पता है कि उनका चाल चेहरा कैसा है। इस्लामिक जिहादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, अलगाववादियों के साथ हमेशा चलते रहे हैं, अभी भी खड़े हैं। ठीक है, भाषा इसी बात पर ठीक है। वीएचपी से विनोद बंसल साहब अपनी बात रख रहे थे। 2-3 पॉइंट्स पर उन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया। गैर मुसलमानों के साथ किस तरीके से पहले होता रहा, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में रहे, इस पर उन्होंने जोर दिया। और उनका कहना था जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में, और उदाहरण जम्मू कश्मीर का दिया, वहां पर कोई भी गैर मुस्लिम अब तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। खैर ये उनके अपने तर्क है। और ओवैसी का जो यहां पर बयान आया है, हम उस पर बात कर रहे हैं। मैं सीधे चलता हूं, प्रेम कुमार साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, मैं बादल देव जी आपके पास आऊंगा, थोड़ी देर में आपके पास आऊंगा, पहले प्रेम कुमार जी के पास आ जाऊं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है, ओवैसी को क्या मजबूरी आ पड़ी या क्या जरूरत आ पड़ी? क्या इसके पीछे जो हम समझ पा रहे हैं, सीमांचल में जो गेन हुआ है उसको बंगाल में तब्दील करने की एक कोशिश की शुरुआत माना जाए? सीधे हिंदुत्व पर हमला करना और यह कहना कि हिंदुत्व का मतलब ही मुसलमानों को कमतर रखना या उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना है? देखिए राजीव जी, एक बात तो साफ है कि उनकी मंशा राजनीति करना ही है, ये स्पष्ट है। और पर उन्होंने अपने ट्वीट में ये गुंजाइश छोड़ी हुई है कि कल को वो अपने बयान से पलट सके। आप ध्यान दीजिए, अपने ट्वीट में उन्होंने हिंदुत्व संघ भी लिखा है, तो जाहिर है कि कल को वो कहेंगे कि हमारा मतलब हिंदुओं पर नहीं था, हमारा मतलब संघ के हिंदुत्व पर था, वगैरह वगैरह। लेकिन दरअसल ये जो राजनीति है, हम ओवैसी न तो मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं और न तो हिंदुत्व का कोई दूसरा इधर ठेकेदार है।
दोनों धर्म अपने अपने हिसाब से हैं और ये लोग राजनीतिज्ञ हैं, ये लोग पॉलिटिशियंस हैं जो कि धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बंगाल का चुनाव भी सामने है, ये सारी बातें साफ हैं। पर एक बात निश्चित जो है वो ये है कि आने वाले समय में ओवैसी लगातार ऐसा बयान देंगे और ये बीजेपी को प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएंगे कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो, ये पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। बीजेपी को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे ओवैसी, और इस जरिए ओवैसी कौन सा वो प्लेटफॉर्म हासिल करेंगे वो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन शुरुआत हो गई है। पवन सिन्हा जी भी धर्मगुरु हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक मिनट पवन सिन्हा जी, आपके और ये बयानबाजी आपको क्या लगती है, वोटों का ध्रुवीकरण? ये वोटों का ध्रुवीकरण है, इसके तरह और कुछ भी नहीं है। ओवैसी जी ने मुसलमानों के लिए सच कुछ नहीं कहा है। वो 2-3 मुद्दों पर केवल उतना भर बोले हैं जितना भड़काने के लिए आवश्यक है। उन्होंने भारत के इतिहास को जानबूझकर छुपाया, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, काबिल इंसान है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भारत के इतिहास को छुपाया है और मुसलमान जनता को इससे महरूम रखा है कि वो ये समझे कि भारत में राष्ट्रपति तक मुसलमान बन चुके हैं। वो सिर्फ एक चीज को कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी जीत सुनिश्चित करनी है और तुम्हें इन लोगों को हरा देना है, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व संकट में है। ये भड़काने से ध्रुवीकरण करने की राजनीति है, स्पष्ट रूप से बंगाल के इलेक्शन को ध्यान में रखकर भड़काने की राजनीति है। बादल देवनाथ टीएमसी के सपोर्टर हैं और अगला निशाना, अगली कोशिश ओवैसी की टीएमसी के गढ़ में ही है, यानी पश्चिम बंगाल में। बादल देवनाथ, क्या लगता है ओवैसी पूरी तैयारी के साथ हैं? उनके ट्वीट इशारा कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से पोलराइजेशन को अंजाम देंगे। आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? पहले सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो भाजपा का जो प्रवक्ता है, बीएसपी के जो प्रवक्ता है, उसको पहले कहना चाहिए जो हिंदुत्व के ऊपर जो आक्रमण करते हैं, जो सनातन धर्म है, मैं तो देवनाथ हूँ, मेरा गोत्र है शिव गोत्र है। कोई भी आदमी, कोई भी मुस्लिम लीडर हो, धर्मगुरु हो, कोई भी जगह जो हिंदुत्व को बात, उसको पहले वॉइस को पहले जानना चाहिए। हिंदुत्व के बारे में जानने के लिए 18 पुराण और 24 उपपुराण, वेद वेदांग उसको जानना चाहिए। वेद का 4 खंड और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदांगों को 6 खंड, तो इसको जानना चाहिए। उसके बाद हिंदुत्व पर आक्रमण करना ठीक होगा। और अभी जो कर रहा है उसका काम है मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करना। पहले जैसे 1947 के बाद मुस्लिम लीग था, वो मुस्लिम लीग तो अभी तो नहीं है, उसका काम है मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करना। इससे AIMM का काम कर रहा है, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर कोई आक्रमण करेगा। मैं एक नेशनल सोशल वर्कर हूँ, हर राज्य घूमता हूँ। पहले वर्ल्ड को मैं बोलूंगा अपना चैनल के माध्यम पूरा सनातन धर्म के बारे में पहले करके, और मैं हर राज्य में सनातन धर्म के बारे में मैं अलग अलग से मैं बात करता हूँ, हर चैनल में मैं बोलता हूँ, घंटे पर मैं बोलता हूँ। लेकिन हिंदुत्व के ऊपर ऐसा आक्रमण करना नहीं होगा। उसका मुस्लिम धर्मों अलग है और मेरा हिंदू सनातन धर्म अलग है। जी बादल देवनाथ जी, ठीक है, आपके भी 1 मिनट पूरे हुए। सबने आपको, हमारे तमाम खास मेहमानों को सुना कि क्या कहा, क्या कह रहे हैं आप लोग ओवैसी के ट्वीट को लेकर। लेकिन यहां पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर AIMIM की आइडियोलॉजी को देखा जाए तो वहां पर असदुद्दीन ओवैसी नकीबे मिल्लत कहलाते हैं, और सलारे मिल्लत सलाहुद्दीन ओवैसी जो उनके पिता थे, जो पहले चीफ हुआ करते थे, यानी सलारे मिल्लत का मतलब सुप्रीम कमांडर ऑफ कम्युनिटी, और नकीबे मिल्लत का मतलब जो पीस लाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी वाकई अपने ट्वीट के जरिए यही कोशिश कर? तो हम बात कर रहे हैं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने खास मौके पर एक ऐसा ट्वीट किया जिसके जरिए हिंदुत्व और संघ पर सीधा निशाना साधा और ये कहा कि हिंदुत्व और संघ केवल एक बड़ी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए है। इसका मतलब दूसरी कम्युनिटी की बेहतरी नहीं है, उसका विकास नहीं है, और इस बहाने सीधा निशाना लगाया हिंदुत्व और खास तौर पर एक तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया। तमाम हमारे साथ मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ खास मेहमान कई सारे जुड़े हुए हैं। और शुरुआत में हाजिर खान आपसे ही करूंगा और समझना चाहूंगा, क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और अब ओपन टू ऑल डिस्कशन है, लिहाजा हमारे तमाम मेहमान अपनी राय रख सकेंगे। लेकिन शुरुआत हाजिर खान में आपसे करूंगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, हिंदी में अगर बोले तो अखिल भारतीय मुस्लिम संघ, और ओवैसी साहब कहते हैं कि जहां धर्मनिरपेक्षता नहीं वहां भारत नहीं। आज ट्वीट करते हैं, संसद और विधानसभाओं में हमारी अधिक उपस्थिति
जश्न मनाने का मौका देगी। ये किस हद का पोलराइजेशन है, किस हद का ध्रुवीकरण है एक ऐसे शख्स के लिए जो सलारे मिल्लत बनने की कोशिश करता है, यानी सुप्रीम कमांडर और कम्युनिटी को धोखा दे रहा है या खुद धोखे में है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी पार्टी चला रहे हैं और उन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदुओं के लिए अपने ट्वीट में कोई बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और इस निशाने का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, ममता जी हो, हम ये कहते हैं कि देश के हिंदुस्तानियों की प्रोग्रेस और उनकी उन्नति और विकास पर बात होना चाहिए कि ना कि हिंदू और मुसलमान पर बात होना चाहिए। फिर अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप पार्टी अपनी राष्ट्रीय लेवल पर ले जाएं। हाजी खान साहब, फिर असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो बैरिस्टर हैं, कानून के बेहतरीन जानकार हैं, वो ऐसे मुद्दों को ठीक उस वक्त क्यों उभारते हैं जब उनको पता चल रहा हो कि इसका फायदा उठाया जा सके। अगर आज 70 साल बाद एक वर्ग, एक हिस्सा ये कहता है कि मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये लीडर उसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने बना के रख दिया है कौम को कि वो एक वोट बैंक का हिस्सा बन जाए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखेंगे? देखिए, असदुद्दीन साहब अभी बिहार में चुनाव लड़े, 20 सीटों पे चुनाव लड़े, 5 जीत के आए, 15 सीटें उन्होंने हरवा दी और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आसानी हो गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या संघ के मुखिया हो, ये देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात क्यों नहीं करते? हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या हाजी खान साहब, देश का प्रधानमंत्री लेकिन उसका जैसा इम्प्लीमेंट नहीं होता। वो 130 करोड़ की बात करता है। एक मिनट मेरी बात पूरी। इस वक्त आप बैलेंस कर रहे हैं। नहीं, अभी आप बैलेंस कर रहे हैं हाजी खान साहब। मैं इस वक्त चलूंगा गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ठीक है, वीएचपी से मेरे साथ इस वक्त विनोद बंसल जी जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, 130 करोड़ लोगों की बात क्यों नहीं होती? क्यों इस तरीके से मुद्दों को उभारने की कोशिश होती है? और अगर होती है तो ये हासिल करने की गारंटी कहां से मिलती है ऐसे लीडर्स को जिन्हें पता है कि वोट बैंक के तौर पर वो वोटों को इस्तेमाल करेंगे लोगों को? देखिए राजीव जी, बड़ा स्पष्ट बात है। आपने जैसे प्रस्ताव कहा, इनके पार्टी का नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इनकी सोच क्या है, पार्टी की सोच क्या है, इनके भाई की सोच क्या है, इनकी जमात की सोच क्या है, इनके मजहब की सोच क्या है और इनके काम की सोच क्या है। ये बड़ा पूरी तरह से स्पष्ट है पूरे विश्व को। कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, चाहे पॉलिटिक्स में है या नहीं है। अब जिसने वोट दिया उसको भी पता है, जिसने नहीं वोट दिया उसको भी पता है। अब मुझे बताइए, जहां से क्या है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है कि नहीं है? आखिरकार बात करते हैं डेमोक्रेसी की, बात करते हैं सांप्रदायिकता की, बात करते हैं कि जो संविधान की, बात करते हैं न्याय व्यवस्था की, और सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा अनाचार, सबसे ज्यादा पापाचार, सबसे ज्यादा कौन करता है? इनकी पार्टी करती है। आखिरकार मुझे बताइए कि इस्लामी का भारत के नाम पर ये लोग जीतते हैं कि नहीं? अब मुझे बताइए कि बार बार ये जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उतने सीटें क्यों जीत के आते हैं? किसी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से आप खड़े होकर देखिएगा जी। ठीक है प्रेम कुमार जी, ठीक है विनोद बंसल जी। प्रेम कुमार जी, असदुद्दीन ओवैसी को ये जरूरत पड़ती है कि वो यहाँ पर इस बात को सामने रखें। ठीक है हाजी खान साहब, मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी को जरूरत पड़ती है। नहीं छुप जाएंगे वो। मैं प्रेम कुमार जी से बात कर रहा हूँ। प्रेम कुमार जी, एक मिनट। असदुद्दीन ओवैसी को जरूरत पड़ती है यहाँ पर, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मौके पर कहते हैं कि आक्रामक राष्ट्रवाद कोरोना से भी बहुत बुरा है। लेकिन जब वो अपने पद से पदच्युत हो रहे थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि मुसलमानों को डर लग रहा है। हालांकि 10 साल में उन्होंने ऐसी बात नहीं की। मेरा सीधा सवाल प्रेम कुमार जी ये कि ऐसे मौके पर जब आप ये जानते हैं कि आपको कम्युनिटी को डेवलप तमाम तरीकों से करना है, आप उसको डर दिखाकर क्यों असल मुद्दे पर आने की कोशिश करते हैं? क्या यह डर नहीं दिखाया जा रहा है बंगाल चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, वो शख्स जो कि बैरिस्टर है?
क्योंकि विकास का कोई खाता उनके पास है ही नहीं। निश्चित रूप से ये सिर्फ अपनी राजनीति देख रहे हैं, मुसलमानों का हित नहीं देख रहे हैं, समुदाय का हित नहीं देख रहे हैं, समुदाय। और लेकिन एक बात ये भी है कि ये अवसर जो मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन को मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सियासत भी इसी रास्ते पर है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बोलती जरूर है कि हम 130 करोड़ के लोगों की बात करते हैं, लेकिन एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती वो जीतने के लिए। वही सोच जो अभी सेंगल साहब कह रहे थे कि कोई हिंदू इलाके में मुसलमान आके जीत के दिखाए, ये बात कह रहे थे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, देखिए पाकिस्तान से कंपेयर करता हूं। हिंदू इलाके में मुसलमान बहुत जीते हैं। पाकिस्तान में 2002 में हिंदूओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, और पहला जो नेशनल असेंबली में चुन के आया 2018 में आया पीपीपी का, वो भी सिंध प्रांत से, वो भी हिंदू है और मुसलमानों के वोट से आया। एक तरफ पाकिस्तान की सियासत इस तरह से बदल रही है और दूसरी तरफ हम उस पाकिस्तान की सियासत में जाना चाहते हैं जहां पर कि अल्पसंख्यकों को वोट देने का अधिकार नहीं हो। जी पवन सिन्हा जी, क्या हिंदुत्व को समझते हैं ओवैसी? क्या हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि परिभाषा क्या है? क्या हम इसको केवल राजनेता इतना ही समझना चाहते हैं जिससे वो डर दिखा सके, जिससे वो बता सके, जिससे वो कम से कम बिहार के सीमांचल में मिली हुई जीत को पश्चिम बंगाल में कैश कर सके? से समझते हैं कि किस तरीके से ध्रुवीकरण किया जा सकता है। इस ध्रुवीकरण को करने में वो बिहार में उनका फॉर्मूला सफल रहा। 2012 यूपी में भी अपनाने की उन्होंने कोशिश की थी, बिहार में ये सफल हुआ और उनको लग रहा है कि इसी तर्ज पर वह बंगाल में जब बात करेंगे तो वहां भी वो सफल हो जाएंगे, इसलिए वो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है बादल देवनाथ जी, अब टीएमसी क्या सोच रही है? क्योंकि अगर बंगाल में पैर जमाने की असदुद्दीन ओवैसी ने तय कर ली है और ट्वीट उसकी एक शुरुआत है, तो बंगाल में अगर वो पैर जमाते हैं, जिस तरह से सीमांचल को कब्जे में लिया है, 5 सीटें जीती हैं, तो पैर जमाने का मौका आप लोग दे रहे होंगे, कहीं कमी होगी, जगह बन रही होगी। इसको बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, ये वाईसीपी ने आज तक किसी मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम समाज क्या करेगा, उनका नागरिक क्या होगा, मुस्लिम समाज के लिए, उनका उन्नति के लिए कुछ किया, कुछ बोला आज तक? सिर्फ एक ही कार्ड खेलना मुस्लिम। आपको खतरा महसूस हो रहा है ओवैसी के ट्वीट से? इसका फायदा तो भाजपा का होता है। हिंदू वोट एक तरफ हो जाएगा, मुस्लिम वोट एक तरफ हो जाएगा, बीच में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा, और इनका काम ही है। पहले मैंने बताया 19 था, कांग्रेस था, मुस्लिम लीग था। आपका टीएमसी ओवैसी के बयान के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी? आपके टीएमसी ओवैसी के बयान के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी? ओवैसी ने आपको सीधा ऑफर दिया है कि मैं आपके साथ चुनाव लड़ना चाहता हूं। क्या ममता जी ओवैसी के साथ चुनाव लड़ेंगी? क्या इस्लामिक जिहादियों का साथ देंगी? क्या रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए ममता बरसेगी? गोपाल कृष्ण जी मेरे साथ जुड़ गए, एक मिनट। गोपाल कृष्ण जी, ओवैसी के जो भी बयान आए और ऐसे मौके पर आए जबकि आप ये तय कर चुके हैं कि 200 सीटों का आपका बंगाल में टारगेट है, आपको लग नहीं रहा कि आपकी तरफ से कुछ खामोशी बढ़ती जा रही है या बढ़ती जाएगी, जैसा तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि इस पोलराइजेशन में आप भी फायदा उठाएंगे? देखिए, हमें कोई ओवैसी की आवश्यकता नहीं है। हम लोग धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं। यह चिंता की बात है तो टीएमसी और उन लोगों को है जो कि मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। उनसे बड़ा कोई अपीजर आ गया और इन्हें इसलिए चिंता हो रही है। अगर चिंता और टीएमसी को हो रही है तो यह एक तरीके से इनकी स्वीकारोक्ति है कि यह लोग मुस्लिम्स को वोट बैंक समझते थे, आज ओवैसी साहब ने इनका वोट बैंक खींच लिया, ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब ना वोट बैंक समझते थे या धर्म हुए घूम, अब अल्टीमेटली इनका जो चेहरा है वो उजागर हो रहा है कि यह मुस्लिम्स को वोट बैंक की राजनीति के रूप में इस्तेमाल करते थे जी। और अब इन्हें चिंता हो रही है कि इनसे बड़ा मुस्लिम वोट बैंक बना के इस्तेमाल करने वाला आ गया है।
यह बात इनकी स्वीकारोक्ति है। हमें चेहरे बहुत सारे उजागर हो रहे हैं और चेहरे बहुत सारे उजागर भी होंगे गोपाल जी, लेकिन एक बात तय है, जो परफॉर्मेंस यहां पर ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में किया है, राजनीतिक पार्टी के तौर पर तो उन्हें हक है कि वो अपनी तादाद, अपनी सीटों की संख्या बढ़ाएं, लेकिन जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन मानिए चुनाव आने तक बहुत तल्ख और बहुत ज्यादा खाई पैदा करने वाले शब्द हैं। शायद इससे तमाम राजनेताओं और राजनीतिक दलों को बचना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओवैसी ने ट्वीट करके बता दिया है कि अब वो पश्चिम बंगाल के रण में पूरी ताकत के साथ उतर